हम अपने घरों में इसलिए चैन से सोते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए अपनी नींद खराब कर रहा है। ये देश की सीमा पर खड़े सिपाही भी हो सकते हैं, तो दुश्मन देश में अपना परिवार, अपना देश छोड़कर गया देश का जासूस भी। बॉर्डर पर तो कभी कभी ही लड़ाई होती है, लेकिन ये सिपाही तो हर दिन एक खबर अपने देश तक पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। कई मारे भी जाते हैं तो कई दुश्मन देश की जेलों में डाल दिए जाते हैं। कोई लड़ते हुए शहीद हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन भारत में जासूसी के इतिहास में ऐसा भी हुआ है जब देश के जासूसों को अपने ही नेताओं या बड़े अफसरों की कभी गलती तो कभी राजनीति का शिकार होना पड़ा है। ऐसा ही वाकया ईरान में रॉ के जासूसों के साथ तब हुआ था जब हामिद अंसारी भारत की तरफ से वहां राजदूत थे। अगस्त 2017 में पीएम मोदी से रॉ के उन अधिकारियों ने मुलाकात की थी जो 1990 से 92 के दौरान तेहरान में तैनात थे। इन अधिकारियों ने पीएम मोदी से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की शिकायत की कि जब हामिद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत के पद पर तैनात थे तब उन्होंने भारत के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके न सिर्फ ईरानी सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी सावक से सहयोग किया, बल्कि ईरानी खुफिया एजेंसी को कई ऐसी सूचनाएं लीक की जिनसे रॉ के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि सावक को भले ही आधिकारिक तौर पर 1979 में खत्म करके नया संगठन बना दिया गया था, लेकिन आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां ईरानी खुफिया एजेंसी को सावक नाम से ही जानती है। शिकायतकर्ताओं की माने तो ऐसे 4 मामले हुए जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों का सावक ने अपहरण करवाया और उनसे अपने तरीके से पूछताछ की। किसी को बुरी तरह टॉर्चर किया तो किसी को ऐसे नशीले पदार्थ दिए गए जिनका दिमाग पर कुछ घंटों नहीं बल्कि सालों तक असर रहा। और ऐसे मौकों पर ईरान में तैनात भारत के राजदूत हामिद अंसारी ने उन सभी घटनाओं को अलग ही दृष्टिकोण से भारत सरकार के सामने रखा, जिनमें सावक पर नहीं बल्कि अपहृत होने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहराते हुए उसी पर कार्रवाई करने की मांग तक की गई। मई 1991 में एक भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को तेहरान हवाई अड्डे से सावक ने किडनैप कर लिया था। दूतावास के प्रमुख के रूप में हामिद अंसारी को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कपूर की खोजबीन करवाने की बजाय भारतीय विदेश मंत्रालय को जो खुफिया रिपोर्ट भेजी उसके अनुसार कपूर की ईरान में जो गतिविधियां थी वही संदिग्ध थी। अब वो ईरान में कहीं लापता हो गए हैं। अंसारी ने तो रिपोर्ट में ये तक कहा कि कपूर के किसी स्थानीय महिला से संबंध थे और ईरानी खुफिया एजेंसी सावक के नाम का तो अंसारी ने रिपोर्ट में जिक्र भी नहीं किया। और 3 दिन बाद भारतीय दूतावास को की गई एक अनजान कॉल से पता चला कि कपूर किसी सड़क किनारे पड़े हैं। उन्हें ऐसा नशा दिया गया था जिसका असर अगले कई सालों तक उन पर रहा। तेहरान स्टेशन में तैनात रॉ प्रमुख की सलाह थी कि भारतीय दूतावास ईरानी विदेश मंत्रालय के सामने इस मामले को उठाए, पर अंसारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उन्होंने भारत सरकार से ईरान में रॉ के ठिकानों को बंद करने तक की सिफारिश की। उनके अनुसार तो रॉ के चलते ईरान और भारत के संबंध खराब हो रहे थे। रॉ के एक पूर्व अधिकारी इनके सूद ने संडे गार्जियन अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन दिनों रॉ की नजर ईरान में भारत से आए उन कश्मीरी नौजवानों पर थी जो कि ईरान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने आते थे। तब रॉ के नए स्टेशन चीफ ने रॉ के पुराने लोगों की सलाह के खिलाफ जाते हुए इस ऑपरेशन का खुलासा कर दिया। उसके बाद तो हामिद अंसारी ने तुरंत बीबी माथुर नाम के उस अधिकारी का नाम ईरानी विदेश मंत्रालय तक पहुंचा दिया जिनकी निगरानी में यह ऑपरेशन हो रहा था। सावक को जैसे ही माथुर का नाम पता चला उन्होंने माथुर को भी उठवा लिया। हामिद को शिकायत की गई, लेकिन अंसारी ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि दिल्ली को भी नहीं बताया गया कि इस गुमशुदगी में सावक का हाथ है। दूसरे दिन पूर्व विदेश मंत्री और तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को इस घटना की खबर मिली, जिसे उन्होंने तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक पहुंचा दिया। भारत सरकार के दखल के बाद इविन जेल से माथुर को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनको 72 घंटों में ही ईरान को छोड़ देने की चेतावनी भी दे दी गई। भारतीय दूतावास में माथुर ने खुलासा किया कि सावक को तो पहले से ही इनके सूद और तेहरान के रॉ स्टेशन चीफ की पूरी जानकारी थी। माथुर और सूद के अलावा सावक ने भारतीय राजदूतावास पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद उमर को भी उठवा लिया था और 3 घंटे बाद छोड़ा था। अंसारी को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने ईरान सरकार से इसका विरोध करने की बजाय रॉ स्टेशन चीफ से गार्ड की जांच करने को कह दिया। उनके अनुसार तो गार्ड ही सावक से मिला हुआ था। रॉ ने जांच की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। तब भी अंसारी ने इस सिफारिश के साथ उसे भारत भेज दिया कि भविष्य में उसे कोई विदेशी ट्रांसफर न मिले। इन अधिकारियों की शिकायत में हामिद अंसारी का तेहरान स्थित
पाकिस्तानी राजदूत से भी लंबी मुलाकातों का जिक्र है, जिनका कभी भी हामिद अंसारी ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने जिक्र ही नहीं किया। भारत के संवैधानिक पदों पर रहते हुए वो दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। अंसारी की हरकतें इतनी ज्यादा आपत्तिजनक थी कि जब हामिद अंसारी का ईरान से तबादला हुआ तो भारतीय दूतावास में खुशियां मनाई गई। सिर्फ यही नहीं, हामिद अंसारी पर देश विरोधी आरोपों की तो लंबी लिस्ट है, जिनकी कभी जांच ही नहीं की गई। पाकिस्तान के कम्युनिस्ट नुसरत मिर्जा हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके मेहमान बनकर भारत आए थे। उन्होंने 15 राज्यों का दौरा किया था। ये वो लेखक थे जो भारत में अलगाववादी आंदोलन को पाकिस्तान द्वारा फायदा उठाने की बात करते थे। वो 5 बार भारत आए और उन्होंने वहां की सूचनाएं एकत्र करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी। ये सब दावे किसी और ने नहीं बल्कि खुद नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान बताई कि भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर ही वो भारत गए थे। वहां उन्होंने कई खुफिया जानकारियां जुटाई और उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप दिया था। वैसे हामिद अंसारी ने पत्रकार के इस दावे को सफेद झूठ बताया। उनके अनुसार तो उपराष्ट्रपति जिन विदेशी गणमान्य लोगों को न्योता भेजते हैं उनकी लिस्ट सरकार ही तैयार करती है। उन्होंने खुद कभी पाकिस्तानी पत्रकार को न्योता ही नहीं दिया, साथ ही वो पाकिस्तानी पत्रकार से कभी नहीं मिले। हामिद अंसारी के एक साथी राजनयिक दीपक वोरा ने भी कहा कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं हमेशा ही भारत के प्रति संदिग्ध रही थी। उनकी ईमानदारी पड़ोसी इस्लामिक मुल्कों के साथ ज्यादा दिखती थी। कुछ साल पहले नंबी नारायण नाम के एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक पर झूठे आरोप लगाकर न सिर्फ उन्हें जेल भेजा गया बल्कि इन आरोपों के चलते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम तक को तबाह करने की पूरी कोशिश हुई। इसमें भी हामिद अंसारी के ही साथी रतन सहगल का नाम सामने आया था, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक अधिकारी था। पूर्व रहा अधिकारी NK सूद के अनुसार रतन सहगल हामिद अंसारी का राइट हैंड रहा था, जो उन्हें हामिद अंसारी की तरफ से न केवल निर्देश देता था बल्कि उन्हें हामिद और उनके अनुसार न चलने पर धमकी भी देता था। आज भी ऐसी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई जिनमें इन बातों के जवाब हो कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश किसने रची। क्या ये सब रतन सहगल ने किया? कौन था उसके पीछे? किसके कहने पर उसने नंबी नारायण को फंसाने के लिए जासूसी के आरोपों का जाल बिछाया था? क्या ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए किया गया था? रतन को IB में रहते हुए अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मौका मिलते ही वो भारत से गायब हो गया और आज सुखपूर्वक अमेरिका में जीवन गुजार रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार 2014 में फिर से आती तो लगभग तय था कि हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाया जाता, लेकिन कांग्रेस की सरकार के जाते ही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही हामिद अंसारी अब अचानक बेहद डरे हुए हो गए। उपराष्ट्रपति के पद से जाने के बाद तो वो धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद को महामारी बताने का राग रटने लगे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों का भी उन्होंने समर्थन किया था। कभी उन्हें देश में हिंदू मुस्लिम असहिष्णुता बढ़ती नजर आने लगी तो कभी वो देश पर संवैधानिक मूल्यों से हटने के आरोप लगाने लगे। सरकार बदल जाने से अब उन्हें उसी भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का डर सताने लगा। जनवरी 2021 में अमन चोपड़ा को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने दावा कर दिया कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और धर्म से प्रेरित होकर उनकी लिंचिंग की जा रही है। त्रिपुरा में हुए दंगों में जिस संस्था का हाथ सामने आया था उसी के मंच पर हामिद अंसारी ने सरकार विरोधी भाषण दिया था। ये उस संस्था का मंच था जिसके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ लिंक सामने आए थे। सरकार बदल जाने से बदला नया हामिद अंसारी राष्ट्रवाद से डरने लगा, जो भारत सरकार के मुस्लिमों पर अत्याचार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। हालांकि हामिद अंसारी ने अपने ऊपर लगाए हुए सभी आरोपों को गलत बताया, किंतु ईरान में जो हुआ उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका तर्क था कि उनकी ईरान पोस्टिंग से जुड़े हुए सभी दस्तावेज सरकार के पास हैं। सरकार चाहे तो उन दस्तावेजों की जांच कर सकती है। अपने पद की मर्यादा के चलते वो उस पर कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है। अब उन पर लगे आरोप सही है या नहीं, काश कोई जांच हुई होती, किंतु खुली जांच कराने का मतलब होता भारत पर ईरान में रॉ के खुफिया ऑपरेशंस को स्वीकार करना। वैसे एक तर्क हामिद के समर्थन में भी जाता है कि जिस तरह से आज भारत सरकार और रॉ सक्रिय हैं, दुश्मन देशों में भी भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें सजा दी जा रही है। मुमकिन नहीं है कि रॉ भारत में ही भारत और रॉ के दुश्मनों को माफ कर देती। रॉ से जुड़े मुद्दे पर ना सही किसी और मुद्दे में अब तक सरकार उन पर कुछ तो केसेस डाल चुकी होती।
अब हामिद अंसारी ने क्या वाकई जानबूझकर रॉक एजेंट्स की टिप्स ईरान के खुफिया एजेंसी को दी थी? खुफिया एजेंट्स की दुनिया में जुड़ा ये सच शायद ही कभी खुफिया कमरों से बाहर आ पाए, लेकिन वक्त कोई हिंट भी ना दे पाए। खबर निवेशों की दुनिया में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। हम भी आपको उतना ही बता सकते हैं जो हामिद अंसारी पर लगे आरोप कहते हैं। ये कहानी यहीं तक। अगली कड़ी में हम देश से जुड़े उस ऑपरेशन की कहानी सामने लाएंगे जिसने भारत की सीमा को पाकिस्तान और चीन दोनों से सुरक्षित कर लिया था। यह कड़ी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे की कड़ियां अपने YouTube होम पेज पर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है वंदे भारतम। अलविदा।